हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आज जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह आप सभी को पसंद आएगा। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम से 25 दिन पहले के सीन से। हमारा एमसी अचानक अपनी आंखें खोलता है और कहता है, क्या मैं सच में कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पर आ गया हूँ? अगले ही पल वो पूरी क्लास के सामने ज़ोर से खड़ा हो जाता है और चिल्ला कर कहता है, क्या मैं कॉलेज लाइफ में फिर से रीइंकारनेट हो चुका हूँ? इसके बाद हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है। इस दुनिया में जब से रिफ्ट्स और डंजन्स खुलने शुरू हुए हैं, तब से मॉन्स्टर्स धरती पर आने लगे हैं और इसी वजह से यहाँ इंसानियत भयानक खतरे में है। ये रिफ्ट्स और डंजन्स एक दूसरी दुनिया से कनेक्टेड है, जहाँ मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं और वही मॉन्स्टर्स इन रिफ्ट्स के जरिए इस इंसानी दुनिया में घुस आते हैं। अगर एक भी मॉन्स्टर इस दुनिया में कदम रख दे तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इस खतरे से निपटने के लिए इस दुनिया के इंसानों ने एक खास तरह का सीरम बनाया है। इस सीरम की मदद से इंसान 20 की पावर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इंसान 20 के जीन्स अपने शरीर में इंजेक्ट करता है तो वह एक नई तरह की पावर अनलॉक करता है और वह एक वॉरियर बन जाता है। जो लोग वॉरियर बन जाते हैं उन्हें नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा हायर स्टेटस और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। इस दुनिया में अब ताकत ही सब कुछ है। इसके बाद हमें एक सिस्टम स्क्रीन दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है बॉडी होस्ट आइडेंटिफाइड। फिर सीन हमारे एमसी पर आता है। वह अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या मैं अभी भी हाई स्कूल में हूँ? इतना सुनते ही पूरी क्लास हंसने लगती है। तभी एक लड़की बोलती है, देखो देखो, ये कचरा फिर से कोई बुरा सपना देख रहा है। उसके बगल में खड़ा एक लड़का हंसते हुए कहता है, तुम लूज़र ही रहोगे, तुम अभी भी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो। फिर एक और लड़की बोलती है, तुम स्कूल छोड़ क्यों नहीं देते? किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर ही बन जाओ। एमसी मन ही मन सोचता है, सच में हर कहानी में एक पुली ज़रूर होता है। लगता है इस बॉडी के असली ओनर की इस क्लास में कोई रेप्यूटेशन नहीं थी। जब यह सेकंड ईयर में था तब इसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उसके बाद इसका पढ़ाई से पूरा फोकस हट गया। उससे पहले इसके एवरेज मार्क्स आ ही जाते थे, लेकिन उसके बाद इसके ग्रेड्स लगातार गिरते चले गए। तभी वही लड़की फिर कहती है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़ना चाहते हो क्या? एमसी मन ही मन कहता है, क्या मैं उसे देख रहा था? मैं तो बस सोच रहा था, अगर ये लड़का थोड़ी सी भी ढंग से पढ़ाई कर लेता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जब वो सोच ही रहा था कि अब क्या करना है, तभी टीचर कॉन्फिडेंट अंदाज में पोडियम पर आया और बोला, ऑल राइट एवरीवन, रेडी हो? हम जीन मॉडिफिकेशन इंजेक्शन शुरू करने वाले हैं। याद रखो, पिछले 3 सालों की मेहनत, स्ट्रेंथ बिल्ड करना और मार्शल एनर्जी कल्टीवेट करना, सब इसी मोमेंट के लिए था। फिर टीचर ने एक टेढ़ी नज़र डालते हुए कहा, और जो लोग अब तक सीरियस नहीं थे, यही ने मन ही मन सोचा, ये क्या मजाक है? मैंने तो मेहनत की है, फिर मुझे गिल्टी क्यों फील करना चाहिए? लेकिन अब जब मैंने ओरिजिनल ओनर की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं तो उसकी गड़बड़ भी मुझे ही साफ करनी पड़ेगी। इसके बाद टीचर ने पूरी क्लास को जीन इंजेक्शन हॉल की तरफ ले जाया, जहाँ एक टेबल पर कई मेटल बॉक्सेस रखे हुए थे। इन बॉक्सेस में जीन अवेकनिंग सीरम्स थे, जिनमें सारे मॉन्स्टर्स की रॉ जेनेटिक डेटा मौजूद थी। इंजेक्शन के बाद इनमें से कोई एक मॉन्स्टर जीन एक्टिवेट हो जाएगा। आमतौर पर जितना स्ट्रॉन्ग फिजिक होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर जीन अवेकन होगा। फिर टीचर ने सॉफ्टली रिमाइंड किया, नर्वस मत होना, इंजेक्शन के बाद काम रहना और पावर को एक्सेप्ट करना। जब मैं तुम्हारा नाम बुलाऊं तो आकर अपना सीरम ले लेना। जिनंग फे मियो यूना। एक एक करके क्लास के स्टूडेंट्स ने इंजेक्शन्स लेने शुरू किए। इंजेक्शन के बाद उनकी स्किन से भाप निकलने लगी और इंटेंस पेन के कारण सभी चीख उठे। वो थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद की और नीडल अपने शरीर में चुभो दी। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जैसा कि उसने सोचा था वैसा कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, कोई चेंज ही नहीं हुआ। टीचर ने जब ये नोटिस किया तो थोड़ा कन्फ्यूज्ड होकर बोला, यही लगता है तुम्हारे अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। यही ने कंधे उचका के हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, टीचर, क्या मुझे कोई फेक सीरम मिल गया है या क्या? उसी वक्त वांग टोंग टोंग, जो पहले से अवेकन हो चुकी थी, स्मग एक्सप्रेशन के साथ पास आई और हंसते हुए बोली, देखो ज़रा, लगता है इसके अंदर तो अवेकनिंग हुई ही नहीं। एक ऐसा वॉरियर जो अवेकन ही ना हो, वो तो बिना पंखों वाला परिंदा है। अब तुम्हारा गेम खत्म हो गया समझो। वैसे तुम्हारे लिए सही भी है ना वॉरियर बनने की झंझट, सीधा घर जाओ और मौत का इंतज़ार करो। वांग टोंग टोंग अक्सर कमज़ोर लोगों को बुली करती थी और यही की थोड़ी टिमिड नेचर देखकर वो उसे टाइम टाइम पर परेशान करती रहती थी। यही जवाब देने ही वाला था कि तभी उसे अचानक अपने दिल की धड़कन तेज़ होती हुई महसूस हुई। उसी वक्त एक सिस्टम इंटरफेस उसके माइंड में पॉप हुआ, इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट एक्वायर्ड होस्ट। यही ओवरोनल फिजिक्स ई मार्शल आर्ट्स 9 सेट ऑफ स्टूडेंट बेसिक चाई टेक्निक, माउंटेन फिस्ट, आयरन बॉडी टेक्निक,
मॉन्स्टर टेम्पलेट्स एक्सट्रैक्टेड। फिर अचानक यही ने तेजी से चिल्लाया, हट जा रास्ते से वोंग टोंग टोंग। लेकिन वो घमंडी अंदाज में बोली, क्यों? मान लो तुम अवेकन नहीं कर पाए, अब एक्टिंग मत करो, मैं क्यों हटूं? यही ने अंदर के चेंजेस को सहते हुए दांत भींचकर धीरे से कहा, अगर अभी नहीं हटी तो बहुत देर हो जाएगी। अगले ही पल यही अवेकन हुआ, एम्परर डीमन डिमोला ब्लड लाइन एबिलिटी के साथ। वोंग टोंग टोंग जो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, एक पावरफुल शॉक वेव से ज़मीन पर दूर जाकर गिरी। बाकी स्टूडेंट्स भी उस शॉक वेव से दूर जा गिरे। कुछ तो इतने ज़्यादा प्रेशर से उल्टी तक करने लगे, लेकिन 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अनअफेक्टेड थे और उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या कोई मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है? तभी सिस्टम इंटरफेस में नया प्रॉम्प्ट आया, जागृत ए क्लास टेम्पलेट, एम्पायर डेमन्स डिमोला ब्लड लाइन एबिलिटीज़, एट्रू ब्रेथ, थर्मोन्यूक्लियर पल्स न्यूक्लियर एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एवोल्यूशन फॉर्म टेम्पलेट कंपैटिबिलिटी, फुली अनलॉक्ड कंपैटिबिलिटी, सिर्फ 3%। जैसे ही ये सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, उसकी धड़कन पीक पर पहुंच गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी नीली रोशनी चमकी। उसने डिसबिलीफ में अपनी ग्लोइंग ब्लू फिंगर्स की तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाया, क्या ये वही गोल्डन फिंगर है जो सिस्टम ने मुझे दिया है? उसके आसपास के स्टूडेंट्स भी पूरी तरह शॉक थे और धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, क्या वो सच में यही था? क्या उसने सबको बस अपने एनर्जी फील्ड से उड़ा दिया? एक पल में वोंग टोंग टोंग तक बेहोश हो गई, जबकि उसने तो सेकंड ईयर मॉन्स्टर फ्लेम लिजर्ड अवेकन किया था। आखिर यही ने क्या अवेकन किया है? यही थोड़ा शर्मिंदा सा महसूस कर रहा था। बोला, लगता है मेरी अवेकनिंग ने थोड़ा बवाल मचा दिया। मैंने तो सबको हटने को कहा था, पर किसी ने सुना ही नहीं। तभी स्कूल का ब्रॉडकास्ट गूंजा। सभी 3rd ईयर स्टूडेंट्स जिन्होंने अवेकनिंग कर ली है, तुरंत टेस्टिंग हॉल में जाए जीन अवेकनिंग और मार्शल आर्ट्स लेवल असेसमेंट के लिए। रिपीट, टेस्टिंग हॉल के अंदर 10 हाईटेक सिलेंड्रिकल मशीन्स रखी थीं। हर स्टूडेंट जैसे ही उनमें जाता, पोडियम पर लगी बड़ी स्क्रीन पर उसका नाम, क्लास, मार्शल आर्ट्स लेवल और अवेकन्ड मॉन्स्टर जीन दिखाई देता। ली यून हमारे ही क्लास से, उसने अवेकन किया है 3रे टीयर मॉन्स्टर स्पीड ब्लेड इंसेक्ट। वो पहले तो बस एक एवरेज स्टूडेंट था, अब देखो क्लास का नंबर 1 बन गया। छू जाव तो पक्का पूरे ग्रेड का टॉप है। वो ना सिर्फ लेवल 9 मार्शल डिसाइपल है, बल्कि उसने अवेकन किया है आइस ड्रैगन, जो 3rd टीयर की टॉप ब्लड लाइन्स में से एक है। लगता है इस बार अनचेंग सिटी का चैंपियन वही होगा। मिस लू ने क्या अवेकन किया देखा? ओ भाई, एक रेयर 4th टीयर ब्लड लाइन गोस्टली फिनिक्स। प्रोविंशियल चैंपियन तो अब फिक्स है। अगर कभी 4th टीयर मॉन्स्टर की रियल फॉर्म आ गई तो पूरी सिटी तबाह कर देगा। वॉरियर्स उसके सामने चींटी जैसे होंगे, सिर्फ मास्टर्स ही टिक पाएंगे। उनकी बातें सुनकर यही थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये लोग तो टीयर 3 और टीयर 4 की बात कर रहे हैं, फिर मेरी अवेकनिंग A क्लास कैसे है? अब उसका टर्न आया ब्लड लाइन असेसमेंट के लिए। रूम में एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। उसने जैसी शॉक वेव अभी दिखाई है, लगता है फ्यूचर में ये बड़ा नाम बनने वाला है। अगर सही मौके पकड़े तो किसी पावरफुल इंसान से जुड़ जाएगा। जैसे ही वो टेस्टिंग मशीन की तरफ बढ़ा, भीड़ ने ऐसे रास्ता दे दिया जैसे कोई सेलिब्रिटी आ रहा हो। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ थी और उसकी ओवरवेलमिंग पोटेंशियल ने सबका रिस्पेक्ट ले लिया था। स्टूडेंट्स धीरे धीरे एक्साइटेड होकर बोलने लगे, यही की बारी है। जैसी एनर्जी अभी दिखाई उसने, उसका लेवल बहुत हाई होगा। क्या ब्लड लाइन है जो इतनी तगड़ी प्रेशर रिलीज कर सकती है? फिर उसकी जानकारी स्क्रीन पर आई, लेकिन सब लोग चौंक गए क्योंकि वहाँ सिर्फ बेसिक डिटेल्स थीं, बाकी सब क्वेश्चन मार्क्स। क्लास 7 मार्शल डिसाइपल लेवल, 3 बीस्ट ब्लड लाइन। अननोन पूरा क्लास हंसी में फूट पड़ा। उनमें से एक बोला, मार्शल डिसाइपल लेवल 3, मेरे छोटे भाई का लेवल इससे ज़्यादा है। अननोन ब्लड लाइन मतलब शायद इसका कोई ब्लड लाइन है ही नहीं। लेकिन यही ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे उसने सोचा था। एम्परर डीमन डिमोला की ब्लड लाइन डिटेक्ट नहीं हुई, लेकिन सिस्टम ने जो दिखाया वो था इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट एक्टिव। उसका टेम्पलेट लेवल बाकी स्टूडेंट से अलग था, लेकिन इसका मतलब ये था कि अगर वो कुछ कंडीशंस पूरी करता है तो वो अनगिनत मॉन्स्टर टेम्पलेट से पावर ड्रॉ कर सकता है। इसका मतलब क्या मैं फ्यूचर में मॉन्स्टर्स का राजा बन सकता हूँ? उसके बाद वो टीचर के पास गया लीव लेने के लिए। टीचर ने थोड़ी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम लीव लेना चाहते हो ताकि घर जाकर पढ़ाई कर सको और एग्ज़ाम्स के बाद वापस आओ। क्या सच में लगता है तुम घर जाकर पढ़ाई करोगे? यही ने ईमानदारी से जवाब दिया, टीचर, मैं सच में खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं बाकी सबसे पीछे रह गया हूँ और मुझे स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर मैंने अब मेहनत नहीं की तो मैं किसी से कम्पीट नहीं कर पाऊँगा। टीचर ने कहा, सीरियसली यही?
तुम जानते हो वॉरियर बनने का एक ही रास्ता है कि यूनिवर्सिटी जाना। मुझे पता है तुमने ब्लड लाइन अवेकन कर ली है, लेकिन तुम्हारी फाउंडेशन बहुत वीक है। एंट्रेंस एग्जाम में पास कर पाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए ईयर रिपीट करो और अगले साल ट्राई करो, जल्दी मत करो। यही ने उत्साहित होकर जवाब दिया, टीचर, इम्प्रूवमेंट सिर्फ तेज़ी से ही पॉसिबल है। शायद आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन अब जब मेरी ब्लड लाइन अवेकन हो चुकी है, हार्ड ट्रेनिंग से मैं ज़रूर कामयाब हो सकता हूँ। मेरी आंखों में सिंसेरिटी देखिए, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। टीचर एक पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी आंखें सच में सिंसियर लग रही हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगले साल तुम्हें वापस आकर मेरे सुपरविजन में ईयर रिपीट करना होगा। यही ने दिल से धन्यवाद कहा और स्कूल से निकल गया, सीधा शहर के वॉरियर सेंटर की तरफ। रास्ते में सोचता गया, मैंने अपने पेरेंट्स का घर गिरवी रखकर 6 लाख का लोन लिया था और उनके एक्सीडेंट की कॉम्पेंसेशन से भी 10 लाख से ज़्यादा मिल चुके हैं। अब उसके पास एक सॉलिड स्टार्टिंग फंड है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के 2 रास्ते थे, पहला वॉरियर रैंक इंप्रूव करना, तो दूसरा एम्परर डीमन डिमोला के टेम्पलेट की कंपैटिबिलिटी बढ़ाना। इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट की जानकारी के हिसाब से हर टेम्पलेट सिर्फ एक कंपैटिबिलिटी पॉइंट से शुरू होता है, लेकिन एम्परर डीमन डिमोला के पास 3 पॉइंट्स थे, तो बाकी 2 पॉइंट्स कहाँ से आए? जवाब एक ही था, जीन स्वेकिंग सीरम की पावर ऑब्जॉर्ब करने से एम्पायर डेमन डिमोला टेम्पलेट को 2 एक्स्ट्रा कंपैटिबिलिटी पॉइंट्स मिले। इसका मतलब ये था कि इस दुनिया में जीन साइंटिफिक सीरम से टेम्पलेट एबिलिटीज़ को इन्हांस किया जा सकता है, और लॉन्ग वॉरियर ट्रेनिंग की तुलना में ये शॉर्टकट उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव था। तो अब उसे जल्दी से सीरम खरीदना था ताकि जेनेटिक पावर बूस्ट की जा सके। स्टूडेंट आईडी स्वाइप करते ही वो वॉरियर सेंटर के अंदर गया। एम्परर डीमन डिमोला टेम्पलेट लोड होने के बाद उसमें एक स्पेशल परसेप्शन एबिलिटी एक्टिवेट हो गई थी, लाइफ मैग्नेटिज्म, जिसे वो वॉरियर्स की ब्लड लाइंस में चलती हुई वाइटल एनर्जी और अंदर से आती बीस्ट की दहाड़ को साफ महसूस कर सकता था, जैसे उनके अंदर कोई फर्नेस हो। ये इंटेंस लाइफ सिग्नल देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन ये डर नहीं था, ये कॉन्कर करने की चाह थी। आखिरकार एम्परर डीमन डिमोला अपने वर्ल्ड के सभी मॉन्स्टर्स का राजा था। दुर्भाग्य से फिलहाल यही अभी भी एक रुकी था और सिर्फ कॉम्बैट ब्लड लाइन को दबा पाने में सक्षम था, लेकिन जैसे ही वो अपनी ताकत को फुली अनलॉक कर लेगा, वो इस दुनिया को दिखा देगा कि मॉन्स्टर किंग होना असल में क्या होता है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। छोटे भाई, दूसरों के अंदर झांकना अच्छी बात नहीं है। लगता है तुमने अभी अभी अपनी बीस्ट जीन अवेकन की है ना? शुरू में पावर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तुम वॉरियर सेंटर में किस लिए आए हो? एक प्यारी सी बड़ी बहन ने मुस्कुराकर पूछा। यही ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ब्यूटीफुल सिस्टर, माफ़ करना, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं जीन सीरम्स लेने आया हूँ, लेकिन ये जगह बहुत बड़ी है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। क्या आप मुझे डायरेक्शन बता सकती हैं? महिला मुस्कुराई और बोली, जीन सीरम्स, तुम इस स्टेज पर इन्हें यूज़ करना चाहते हो? यही को लगा शायद इसमें कोई टैबू या रिस्ट्रिक्शन हो, जबकि महिला ने आगे समझाया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीन सीरम्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इनसे ड्रग रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकता है। मतलब टाइम के साथ इनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो वॉरियर्स इसे यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब उनकी ब्लड लाइन्स अपने पीक पर पहुंच चुकी होती है, ताकि फुल फ़ायदा मिल सके। फिर भी यही ने पूछा, एक जीन सीरम की कॉस्ट कितनी है? महिला ने जवाब दिया, तुम्हारे लेवल पर सिर्फ बेसिक कंसोलिडेशन टाइप सीरम यूज़ कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट है करीब 4 लाख। यही चौंक गया, इतना महंगा? मेरी टोटल सेविंग्स से तो मैं मुश्किल से 5 सीरम्स ले पाऊंगा। इसलिए उसने फ़ौरन पूछा, क्या आप किसी को जानती हैं जो मुझे डिस्काउंट दिलवा सके? महिला ने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया, हुआंग हेली, लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट, और मुस्कुराते हुए बोली, ये लो, मेरा कार्ड रखो। एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर की रिकमेंडेशन से शायद तुम्हें डिस्काउंट मिल जाए। यही ने शुक्रिया अदा किया और फिर रास्ता पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो वॉरियर हॉस्पिटल पहुंचा और वहां उसने 1,45,00,000 खर्च करके 4 जीन सीरम खरीदे। बाकी बची हुई अमाउंट से उसने कुछ बेसिक इक्विपमेंट और वेपन्स लिए। वॉरियर्स भले ही ज़्यादा कमाते हों, लेकिन उनका खर्च भी भारी होता है। ये ट्रिप उसे एक मिडिल क्लास आरामदायक लाइफ से सीधे लिविंग पे चेक टू पे चेक मोड में ले आया। घर पहुंचते ही वो ज़्यादा देर नहीं रुका, उसने फ़ौरन जीन सीरम्स इंजेक्ट करने शुरू कर दिए। जैसे ही लाइट ब्लू फ्लूइड उसकी नसों में बहा और पूरे शरीर में फैला, उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर का खून उबाल मार रहा हो, जैसे कोई विशाल बीस्ट अंदर से खुशी से दहाड़ रहा हो। सारे सीरम्स इंजेक्ट करने के बाद एम्परर डीमन डिमोला टेम्पलेट की कंपैटिबिलिटी 3% से बढ़कर 7% हो गई। उसका फिजिक भी लेवल 8 से बढ़कर 15 तक पहुंच गया, यानी अब वो लेवल 7 का मार्शल डिसाइपल बन चुका था।
तो ऐसा लगता है इम्प्रूवमेंट। हर सीरम इंजेक्शन पर उसका फिजिक 2 पॉइंट्स बढ़ा, लेकिन आखिरी वाले पर सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ा। मतलब जैसे जैसे बॉडी स्ट्रॉन्गर होती है, इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे मुश्किल होता जाता है। लेकिन ये भी कम नहीं है। कुछ मिनटों में मैंने वो अचीव कर लिया जो दूसरों को 3 साल की ट्रेनिंग में मिलता। और ये तो सिर्फ मेरी नॉर्मल फिजिकल स्टेट है। अगर मैं एम्परर डीमन डिमोला की ब्लड लाइन की पावर एक्टिवेट करूं, तो शायद मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर बन सकूं। अगर इतनी एडवांटेज के बाद भी मैं उन जीनियस लोगों से आगे नहीं निकल पाया, तो फिर ये बूस्ट बेकार है। पर फिलहाल प्लान का अगला स्टेप पूरा करने वो सीक्रेट रेल्म की ओर बढ़ने का फैसला लेता है। सीक्रेट रेल्म्स की रिफ्ट्स को एस से लेकर ई तक कुल 6 लेवल्स में बांटा गया है, जिसमें लेवल सी जितना हाई होता है, अंदर के मॉन्स्टर्स उतने ही खतरनाक होते हैं। एस लेवल सीक्रेट रेल्म में तो मॉन्स्टर्स इतने ज़्यादा अनकंट्रोलेबल होते हैं कि अगर वो रियल वर्ल्ड में आ जाएं तो तबाही मच जाएगी। अब यही अनशेंग सिटी के 3rd लेवल की सीक्रेट रेल्म में एंटर कर चुका था, जहां उसे हैरानी हुई कि वहां इतनी कम भीड़ क्यों थी। शायद इसलिए क्योंकि ये एक पुराना सीक्रेट रेल्म था और इसके वैल्यूबल ट्रेजर्स पहले ही निकाल लिए गए थे। अब वहाँ बस कुछ लो लेवल मॉन्स्टर्स ही बचे थे, जो नए वॉरियर्स के प्रैक्टिस के लिए ठीक थे। फिर एंट्री गेट पर एक डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसे सीक्रेट रेल्म का एंट्री टिकट मिला। जल्द ही वो रिफ्ट के पास पहुंचा। 10 मीटर ऊंची और 5 मीटर चौड़ी वो रिफ्ट एक नीले ग्रे रंग की लिक्विड जैसी सब्सटेंस दिख रही थी, जिसमें चमचमाते सफ़ेद कण झिलमिला रहे थे। ये उसका पहला सीक्रेट रेल मिशन था और उसका एक्साइटमेंट जोरों पर था। अब मेरा जर्नी शुरू हो रहा है, किंग ऑफ मॉन्स्टर्स बनने की दिशा में पहला कदम। यही सोचते हुए उसने एक छलांग मारी और रिफ्ट में कूद गया। जैसे ही वो सेफली लैंड हुआ, उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और एक अविश्वसनीय नज़ारा देखा। 3 विशाल ग्रह, कंगलन स्टार, अनविल स्टार और तैजिन स्टार आसमान में एक साथ चमक रहे थे, मानो किसी साई-फाई मूवी का सीन हो। वो हैरान होकर बोला, पढ़ा तो था टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन खुद एक्सपीरियंस करना अलग ही बात है। ये तो वाकई में कमाल है। लेकिन तभी उसकी नज़र पीछे घास में कुछ हिलते हुए पड़ी। एक फर्स्ट ईयर मॉन्स्टर, सेबर टूथ रैबिट, जो अपने वायलेंट नेचर और उड़ने की एबिलिटी के लिए जाना जाता है। जैसे ही हमला करने को कूदा, उसकी स्पीड किसी गोली जैसी थी। उसका इरादा सीधा यही की गर्दन पर झपट्टा मारने का था, लेकिन एम्परर डीमन डिमोला की सेंसरी एबिलिटीज़ की वजह से यही को पहले ही उसकी मूवमेंट का एहसास हो गया। तो उसने फुर्ती से पहले डॉज किया, फिर उसी की मोमेंटम का यूज़ करके खरगोश का सिर पकड़ लिया और पॉप की आवाज़ के साथ क्रश कर दिया। मरते ही उसका शरीर छलकर राख बन गया और पीछे सिर्फ एक सफ़ेद रंग का थम साइज मॉन्स्टर कोर बचा। यही ने उसे उठाकर सोचा, वाइट, ऑर्डिनरी क्वालिटी, कीमत लगभग 1000 होगी। बुरा नहीं, कुछ मिनट में 1000 कमा लिए। जहां आम आदमी महीना भर काम करके 3-4 हज़ार कमाता है, वहीं मैंने चंद मिनट में ये कर लिया। लेकिन उसने सोचा कि ज़्यादा फर्स्ट ईयर कोर्स कलेक्ट करने का फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो सेकंड ईयर या उससे ऊपर के मॉन्स्टर से भिड़ पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जैसे ही उसने ये सोचा, ज़मीन फटती है और एक सेकंड ईयर मॉन्स्टर, डीमन कॉर्प्स बग, अचानक बाहर निकल आता है। वो हल्का सा हंसा और मन में सोचा, नाम लिया और शैतान हाजिर। फिर उसने अपना हथियार निकाला और खुद इनिशिएटिव लेने की सोची, और फिर एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में उसने उसे घायल कर दिया। उसे पहले से पता था, मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया में उसने पढ़ा था कि इस मॉन्स्टर की पीठ का कवच बहुत सख्त होता है, लेकिन उसका पेट काफ़ी कमज़ोर होता है। और जैसे ही उसकी तलवार वहाँ लगी, बदबूदार हरा खून ज़मीन पर गिरा और करोसिव निशान छोड़ गया। कॉर्प्स बग ने खुद को गेंद की तरह सिकोड़ लिया और उसके तेज़ ब्लेड जैसे इंसेक्ट लेग्स यही पर बिजली की तरह टूट पड़े, जिससे बचने के लिए यही ने तुरंत अपना माउंटेन फिस्ट टेक्निक यूज़ किया। उसका मुक्का तोप के गोले जैसा था, जो सीधे मॉन्स्टर से टकराया और उसकी स्पीड मोमेंटरीली रुक गई। लेकिन अगले ही पल कॉर्प्स बग ने अपनी 2 फैंग्स यही की तरफ फेंक दी। यही चौंक गया। उसे नहीं लगा था कि ये क्रीचर अपने जबड़ों से अटैक्स लॉन्च कर सकता है। वो किसी तरह बचा और जल्दी से डिस्टेंस बना लिया। मेरे करंट मार्शल लेवल से ये मॉन्स्टर मैं नहीं संभाल सकता। मेरे पास ना ही कोई स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं और ना ही उतनी डीप वाइटैलिटी। ये सब ओरिजिनल बॉडी की कमज़ोर फाउंडेशन की वजह से था। फिर इस स्थिति को समझते हुए उसने अपना चीट एक्टिवेट करने का फैसला लिया। एम्परर डीमन्स रात ब्लड लाइन एक्टिवेट।
अगले ही पल उसकी स्किन नीली हो गई, प्यूपिल्स नीले नीलम जैसे चमकने लगे, आर्म्स पर टफ स्केल्स आ गए और उसकी वाइटैलिटी कई गुना बढ़ गई और उसके चारों तरफ एनर्जी का भंवर बनने लगा। उसके क्लॉज भी मॉन्स्ट्रस हो चुके थे। फिर एक ही स्विफ्ट मोशन में उसने डीमन कॉर्प्स बग का सिर पकड़ लिया। हथेली हाइड्रोलिक प्रेस की तरह बंद हुई और मॉन्स्टर का कवच टूट गया। फिर तुरंत उसने एक ज़बरदस्त स्वीप टेक्निक किया और कॉर्प्स बग को पेट से चीरकर 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब जब उसकी फिजिक 21 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी, सेकंड टीयर मॉन्स्टर को हराना जैसे बच्चों का खेल बन गया था। ट्रांसफॉर्मेशन डीएक्टिवेट होते ही उसकी स्किन पर वापस नॉर्मल हो गई, लेकिन उसके पोर्स से भाप निकलने लगी। फिर उसने देखा कि उसका ब्रांड न्यू शॉर्ट सोर्ड कॉर्प्स बग के वेनम से करोड़ हो चुका था, जिस पर उसने सोचा 2,50,000 खर्च किए थे इस गियर पर और ये सेकंड टीयर मॉन्स्टर भी नहीं झेल पाया। क्या घटिया क्वालिटी है। तभी उसके पेट से जोरों की आवाज़ आई, गड़गड़। उसे याद आया, अरे यार, ये तो मेरा पहला मॉन्स्टर हंट है। इतनी एनर्जी खर्च हुई और खाना कुछ लाया ही नहीं। वो परेशान ही था कि अचानक उसे खुशबू आई, बहुत स्वादिष्ट सी। उसने देखा कॉर्प्स बग का हरा मॉन्स्टर कोर अब भी एक ललचाने वाली खुशबू छोड़ रहा था, जिससे उसका शरीर इंस्टिंक्टिवली उस कोर को निगलना चाहता था। फिर बिना ज़्यादा सोचे उसने उसे निगल लिया। हार्ड क्रिस्टल जैसा कोर अंदर जाते ही लिक्विड में बदल गया और एक गर्म वेव की तरह शरीर में फैल गया, बिल्कुल जैसे जीन सीरम इंजेक्ट किया हो। हर सेल ऐसा लग रहा था जैसे खुश हो उठा हो। और सबसे बड़ी बात, एम्परर डीमन डिमोला टेम्पलेट की कंपैटिबिलिटी में 0.3% की बढ़त हो गई। किसी ने सही कहा था, असली पावर हमेशा इंस्टिंक्ट से आती है। ये देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और खुशी से झूम उठा। आखिरकार उसने लाखों किंगडम कॉइन्स खर्च किए थे सिर्फ एक जीन सीरम के लिए और उससे सिर्फ 1% कंपैटिबिलिटी बढ़ी थी। पर अब एक सेकंड टीयर मॉन्स्टर कोर ने ही 100% बढ़ा दी। मतलब कुछ मॉन्स्टर कोर्स की वैल्यू तो एक सीरम के बराबर ही हो सकती है, ऐसा उसने सोचा। फिर उसे याद आया, सेबर टूथ रैबिट का जो वाइट कोर गिरा था वो भी कम से कम 1% कंपैटिबिलिटी बढ़ा सकता है। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। साला, मैंने कितने पैसे वेस्ट कर दिए उन जीन सीरम्स पे। पर उसने उस फ्रस्ट्रेशन को मोटिवेशन में बदल दिया। अब तो आज रात पूरी तरह मॉन्स्टर हंट में झोंक दूंगा खुद को। इस पर थोड़ा सोचकर उसने अपनी एबिलिटी लाइफ मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया ताकि पास के मॉन्स्टर्स की पोजीशन सेंस कर सके। अगले दिन दोपहर वो अनचिंग सिटी के तीसरे सीक्रेट रेल्म से बाहर निकला, एक बोरी में मॉन्स्टर कोर्स भरे हुए। चलते चलते उसने मन में सोचा, अब जब ओवरोनल फिजिक 15.8 और कंपैटिबिलिटी 9% तक पहुंच चुकी है, जिसे अब वाइट मॉन्स्टर कोर्स से उसे फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो वह बाकी कोर्स को बेचने का सोचता है। इसलिए वो सीधा ट्रेडिंग पोस्ट पहुंचा और अपने पास के 20 वाइट कोर्स और 4 ग्रीन कोर्स टेबल पर रख दिए, जिन्हें देख क्लर्क ने उसे घूरते हुए कहा, भाई, एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने इतने सारे मॉन्स्टर कोर्स कैसे जमा कर लिए? फिर जोड़ा कि सरकारी नियमों के हिसाब से उसे अपनी इस लूट से एक ग्रीन मॉन्स्टर कोर पाने के लिए 5 वाइट कोर्स सरकार को देने होंगे। फिर सारा सामान बेचकर उसने लगभग 2 लाख किंगडम कॉइन्स कमा ली। अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 9 दिन बचे थे और वो पहुंच गया अनचिंग सिटी के 4th डी टियर सीक्रेट रेल में, जहाँ पहले से एक वॉरियर टीम मौजूद थी। उनमें से एक ने कहा, कैप्टन लिन, इस बार शायद ब्लड जेड फ्लावर का बाउंटी मिशन पूरा हो ही जाएगा, है ना? सेकंड टीयर वॉरियर लिन ने जवाब दिया, हाँ, पिछले बार हमें उसका जनरल लोकेशन तो मिल गया था, लेकिन ओल्ड चेन घायल हो गया था, इसलिए वो इस बार नहीं आएगा। टीम के 2 और मेंबर बोले, पर अब हमारी टीम में सिर्फ 5 लोग हैं और डी टियर सीक्रेट रियल में एंट्री के लिए 6 लोग मिनिमम चाहिए। जिस पर कैप्टन लिन ने पीछे इशारा करते हुए कहा, नो वरीज, मैंने एक एजेंसी से कांटेक्ट किया था, वो हमारे लिए एक नया वॉरियर लेकर आए हैं। तुम ही हो ना, लेवल 9 के मार्शल डिसाइपल टेडजिला? यही ने हंसते हुए सिर हिलाया और सोचा, क्योंकि मैं अब भी स्टूडेंट हूँ, मैं डी टियर रेल में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक ब्लैक मार्केट एजेंट के जरिए फेक आइडेंटिटी बनवानी पड़ी और उस पर 1 लाख क्रेडिट खर्च कर दिए। स्कैम था पूरा। लिन थोड़ा चौंका, टेडजिला, ये कैसा अजीब नाम है? यही ने फ्लैटली जवाब दिया, ओरिजिनल नाम नहीं दे सकता, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का खतरा है। लिन ने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, तो ए बस एक कोड नेम ही है। तुम्हारा लेवल 9 का मार्शल डिसाइपल स्टेटस देखकर तुम्हें बस ऑब्जर्व करने का मौका देंगे, पर याद रखना, हमें पीछे मत खींचना। उसका ऐसा सीरियस एक्सप्रेशन देखकर यही ने मन में सोचा, कम से कम ये बंदा मिशन शुरू होने से पहले जिम्मेदारियां क्लियर कर रहा है। ऐसे लोग ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं बजाय उनके जो बाद में ब्लेम डालते हैं।
टीम तैयार हुई और सब लोग एक ऑफ रोड व्हीकल में बैठकर सीधे सीक्रेट रिलम की तरफ बढ़ गए। इस बार उनका डेस्टिनेशन था एक बड़ा सा डेजर्ट। इस मिशन में उन्हें ढूंढना था एक रेयर प्लांट, जेड फ्लावर। पिछली बार जब वो इसी रेल में आए थे तब उन्होंने ब्लड जेड फ्लावर का लोकेशन तो ढूंढ लिया था, लेकिन वहाँ एक सेकंड टियर मॉन्स्टर था जिसके पास था चैंपियन लेवल ब्लड लाइन, तो वह उसे ले नहीं पाए। गाड़ी रेगिस्तान में धूल उड़ाते हुए भाग रही थी, जबकि यही सोच रहा था पहली बार रेन फॉरेस्ट, अब डेजर्ट। लगता है सीक्रेट रिल्म्स अलग अलग वर्ल्ड से जुड़े होते हैं। तभी ज़मीन से कुछ चूहे टाइप के मॉन्स्टर्स निकले और गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। टीम का मेंबर हुड, जो काफ़ी कम बोलता था, उसने तुरंत कुछ क्रिस्टल आयरन डार्ट्स फेंके। हर डार्ट सीधा टारगेट के सिर में लगा और उसमें भरी मार्शल एनर्जी ने मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर दिया। कुछ देर बाद गाड़ी एक ओएसिस के पास रुकी। ब्लड जेड फ्लावर इसी जगह था, लेकिन यहाँ के मॉन्स्टर्स काफ़ी सेंसिटिव थे। इंजन की आवाज़ भी उन्हें अलर्ट कर सकती थी, इसलिए सबने तय किया कि अब से पैदल चलना होगा। टीम लीडर लिन ने सबको टास्क दिए। शियाओ शिया, तुम ग्रेनेड फेंक कर मॉन्स्टर को बाहर निकालो। शियाओ वू और हुड, तुम ट्रैप्स लगाओ। ओल्ड लू, कवर फायर देना। मैं फ्रंट लाइन लूँगा। और डेडजिला, तुम पीछे रहना और सिर्फ ऑब्जर्व करना। यही ने सिर हिलाया। नो प्रॉब्लम। अगले ही पल टीम ने पोजीशंस ले ली। शॉकवेव ग्रेनेड आसमान में गया और जोरदार धमाका हुआ। साथ ही एक भारी एनर्जी का झटका फैला, जिससे कई मॉन्स्टर्स को लगा कि कोई उनकी टेरिटरी में घुस आया है। कुछ ही सेकंड में ओएसिस की तरफ से एक ज़बरदस्त गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे सैकड़ों जंगली जानवर उनकी तरफ दौड़ रहे हो। अगले ही पल एक 10 मीटर लंबा सेकंड टियर मॉन्स्टर अर्थ ड्रैगन गर्जन करता हुआ पेड़ों को तोड़ता टीम की तरफ पूरी ताकत से चार्ज करने लगा। तब हुड ने चिल्लाते हुए कहा, न्यू गाय, संभल जा, मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ आ रहा है। पास खड़े सभी टीम मेंबर्स ने फॉरन ट्रैप्स एक्टिवेट कर दिए और अर्थ ड्रैगन पर एक मोटा सा ट्रैंक्विलाइजिंग गैस का बादल छा गया। ये खास गैस स्पेशली मॉन्स्टर्स के लिए बनी थी, इतनी ताकतवर कि एक व्हेल को भी कुछ बूंदों में सुला दे। लिन, जो पहले से तैयार खड़ा था, उछलते हुए अपनी टन भारी एलोय सोर्ड लेकर हवा में गया। उसका वार इतना तेज था कि हवा को चीरते हुए सीधे एक ही झटके में अर्थ ड्रैगन का सिर काट दिया। चारों तरफ खून का फव्वारा छूटने लगा। टीम को लगा कि अर्थ ड्रैगन का काम तमाम हो गया है और वो लोग आगे ब्लड जेड फ्रूट की तलाश में बढ़ने ही वाले थे कि तभी अर्थ ड्रैगन अचानक से उठा और अपनी भारी पंजे से लिन पर हमला कर दिया। लेकिन सौभाग्य से यही सतर्क था। उसने फौरन अपनी माउंटेन फिस्ट टेक्निक का पूरा दम लगाया और एक जोरदार पंच में अर्थ ड्रैगन को पूरी तरह ख़त्म कर दिया, जिसे देख पूरी टीम हैरान थी। यही जो सिर्फ एक फर्स्ट ईयर मार्शल आर्टिस्ट था, उसने कैसे इस खतरनाक सेकंड ईयर मॉन्स्टर को हरा दिया। अब किसी को भी वो कमज़ोर या बोझ नहीं लग रहा था, बल्कि सबने उसे एक भरोसेमंद टीममेट मान लिया। अर्थ ड्रैगन के मरते ही ओएसिस साफ हो गया और टीम सीधे उस एक लेक के सेंटर तक पहुंच गई जहां ब्लड जेड फ्रूट मौजूद था। ये रेयर आइटम सिर्फ बहुत लो चांस पर ही पैदा होता है और कहा जाता है कि ये वॉरियर के शरीर को क्लींस करता है और उसकी फिजिकल पोटेंशियल को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। इसीलिए इसकी बहुत मांग होती है, लेकिन मार्केट में ये बहुत रेयरली ही दिखाई देता है। इसे पाने की खुशी में लिन जैसे ही सेलिब्रेट करने वाला था, तभी टीम का ही एक मेंबर हुड अचानक से धोखा देता है। उसके पेट में पॉइजन डैगर घोंपकर इसे बाकी टीम मेंबर्स हैरान रह गए। ये क्या कर रहे हो हुड? लिन ने जोर से चिल्लाते हुए एक वार किया। हुड, तू कर क्या रहा है? जबकि हुड फुर्ती से पीछे हट गया और वार से बच निकला। इसी दौरान एक गंजा और खतरनाक दिखने वाला आदमी सामने आया और हंसते हुए बोला, क्या चल रहा है? साफ दिख रहा है ये तो एक जैकपॉट है। यही चौंक गया। टीम को पहले से इस बंदे के बारे में पता था। श्याओ वो गुस्से से चिल्लाया, हुआ पेंग ये वही हरामी है जो सीक्रेट रेंज में वॉरियर्स को लूटता है और अब इसने हमें टारगेट कर लिया है। लिन अपने खून से लथपथ पेट को थामते हुए हुड और हुआ पेंग की तरफ गुस्से और दर्द में गड़गड़ाया, इस ब्लेड में जहर है। हुड, तू गद्दार निकला। तुझे ये सब पता कैसे चला? मेरे खुद के टीममेट्स को भी ब्लड जेड फ्लावर के बारे में तभी पता चला जब हम सीक्रेट रेल्म में घुसे थे। इस पर यही ने एकदम शांत लहजे में कहा, थ्रोइंग डार्ट्स, तूने उन पे सारी जानकारी छोड़ दी थी ना? हुड हंसते हुए बोला, समझदार निकला तू डेडजिला, लेकिन तू अब भी सिर्फ एक स्टूडेंट है ना। एग्जाम्स आने वाले हैं, फिर भी तू इन लुटेरों के साथ घूम रहा है। यही ने गर्दन घुमाई, एक ठंडी सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ एग्जाम्स तो आ ही रहे हैं और मेरे लिए टॉप स्पॉट पहले से तैयार है।
हुड यही की इन बातों से भड़क गया और गुस्से में एक डांट उसकी तरफ फेंका, लेकिन यही ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और मुस्कुरा कर बोला, इतना भौंक क्यों रहा है टकले, अब तो कचरा साफ करने का टाइम आ गया है। और फिर उसने वो डांट एक हाथ से क्रश कर दिया, जिसे देख हुआ पेंग की तरफ देखा और कहा, इस लड़के में हिम्मत तो है। हुड, इसका सिर मुझे ला कर दो। अगले ही पल हुड ने बिना समय गंवाए डार्ट्स की बरसात कर दी, लेकिन यही बस ठंडी मुस्कान के साथ पीछे हटा और सभी डार्ट्स को अपनी ओरा का इस्तेमाल करते हुए तोड़ दिया। उसकी आंखों में बैटल इंटेंट जंगल की आग जैसा भड़क रहा था। इस बीच हुड ने एक मौका देखा। हवा में घूमते हुए उसके बूट से एक ब्लेड निकला और उसका लंबा पैर एक्स की तरह यही को आधा काटने के लिए झपटा, लेकिन यही ने तुरंत डॉज किया और अपनी उंगली को माथे पर रखते ही उसकी उंगली पर नीली एनर्जी इकट्ठा हुई और उसने एटॉमिक ब्रेथ रिलीज किया। एक नीली किरण सीधे हुड के दिल को चीरती हुई निकल गई और हुड का शरीर जमीन पर गिरा। इसे देख पूरी टीम सन्न रह गई। एक पल को सब भूल गए कि लड़ाई चल रही थी, जबकि हुआ पेंग गुस्से और हैरानी में बोला, तू है कौन? कौन से पावरफुल फैमिली से है जो जीन टेक्निक्स यूज कर रहा है? यही ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं हूँ एम्परर डीमन डिमोनरा की फैमिली से। अब पता, दया की भीख मांगनी है। हुआ पेंग यही से उठती इंटेंस किलिंग इंटेंट को महसूस करते ही समझ गया अब मामला हाथ से निकल गया है, इसलिए उसने अपनी सेकंड ईयर वॉरियर ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया। उसका शरीर कई गुना बड़ा हो गया, एक भयानक छोटे विशालकाय जैसा दिखने लगा। उसकी बॉडी से निकलती खून की लहरें और बेहद भारी दबाव पूरे माहौल को झकझोर रहे थे। अब वो पूरी तरह एक बीस्ट लाइक मॉन्स्टर बन चुका था। फिर हुआ पेंग एक टैंक की तरह यही की तरफ दौड़ा। उसके पीछे हवा की जबरदस्त गड़गड़ाहट थी। एक सेकंड के अंदर ही यही नीचे झुक गया और साइड में एक फ्लिप मारकर उसके हमले से बच निकला। उसी पल उसकी उंगलियां फिर से चमकी और एक नीली पार्टिकल बीम सीधे हुआ पेंग के कमजोर टखने की तरफ चली, जो लगते ही हुआ पेंग दर्द से चीखा। फिर भी उसने दोनों हाथों को जोड़कर उन्हें जोर से यही पर दे मारा, लेकिन यही की चपलता ने फिर से उसे बचा लिया। यही ने मन में सोचा, सेकंड ईयर वॉरियर वाकई में अलग ही लेवल पर होते हैं। एटॉमिक ब्रेथ भी इसके एंकल बोन्स नहीं पिघला सका। अब हुआ पेंग ने अपने हाथों को हल्क स्मैश की तरह इस्तेमाल करते हुए यही को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह उसे बचा और अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। फिर उसके घूंसे, जिनमें न्यूक्लियर रेडिएशन भरी थी, एक के बाद एक हुआ पेंग की बॉडी पर बरसने लगे। हर पंच उसके शरीर में घातक न्यूक्लियर मैजिक भरता गया। हालांकि हुआ पेंग का सेकंड ईयर बॉडी और ब्लड लाइन बहुत कुछ झेल सकता था, पर इतने लगातार न्यूक्लियर हमलों को वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सका। कुछ ही देर में उसके अंदरूनी अंग खून में बदलने लगे। हुआ पेंग दर्द से तड़पता हुआ यही को घूरते हुए चिल्लाया, तू जहरीले गैस चीन टेक्निक्स का यूज़ कर रहा है। तुम्हारे जैसे ईविल मार्शल आर्टिस्ट को एक दिन सज़ा ज़रूर मिलेगी। यही ने उसकी इन बातों को नज़रअंदाज किया और एक ठंडी हंसी के साथ अपनी मुट्ठी उठाई। मुझे कोसने वालों की लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है, पर तू क्या ही मायने रखता है। और फिर उसने उसकी कहानी का अंत कर दिया। 9 दिन पलक झपकते बीत गए और आज था एन सिटी का सबसे बड़ा दिन, नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का दिन। पूरा देश लाइव ब्रॉडकास्ट पर ट्यून था। होस्ट ने स्क्रीन पर आते ही छात्रों को शुभकामनाएं दी और फिर नियम समझाए। एग्ज़ाम एक टूर्नामेंट फॉर्मेट में था। जगह थी एन सिटी का सेंट्रल स्पोर्ट्स अरीना, जहां छात्र जोड़ी में मुकाबला करेंगे। जो जीतेगा वही अगले राउंड में जाएगा। पूरा एग्ज़ाम 3 दिन का था। पहले 2 दिन प्रीलिम्स और फिर जो आगे बढ़ेंगे वे तीसरे दिन फाइनल्स तक लड़ते रहेंगे जब तक टॉप स्कोरर ना मिल जाए। होस्ट ने आखिर में कहा, तुम सब मानवता का भविष्य हो, इस बार खुद के लिए और इंसानियत के लिए लड़ो। और इसी के साथ एन सिटीज कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स आधिकारिक रूप से शुरू हो गए। जैसे ही होस्ट की आवाज़ खत्म हुई, सारे कैंडिडेट्स धीरे धीरे अरीना की तरफ बढ़ने लगे। अरीना नंबर 6 पर मैच था यही और वोंग टोंग टोंग के बीच, लेकिन उस वक्त यही वहां पहुंचा ही नहीं था। तो होस्ट ने अनाउंस किया, नियमों के अनुसार अगर यही मैच शुरू होने के 5 मिनट बाद भी नहीं आया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वोंग टोंग टोंग उस समय स्टेज पर बड़ी घमंड भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी। सोच रही थी, जीन कॉन्फ्रेंस में मेरी इंसल्ट हुई थी, जिसकी शर्मिंदगी मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने सोचा था फ्लेम लिजर्ड से यही को सबके सामने नीचा दिखाऊंगी, लेकिन वो डरपोक तो आया ही नहीं। कितनी शर्मनाक बात है। ऑडियंस में भी बातें होने लगीं, कितना डरपोक है ये लड़का, एग्ज़ाम में आने की हिम्मत भी नहीं हुई इसे।
ऐसे लोगों को स्कूल में नहीं, सड़कों की सफाई में होना चाहिए। उसी वक्त रेफरी ने सीटी बजाई और कहा, टाइम्स अप। एनसीटी के फर्स्ट हाई स्कूल के यही को डी। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले पूरे मैदान में एक ज़बरदस्त एनर्जी लहराई। लोगों ने ऊपर देखा, ये क्या कोई उड़ रहा है? इतनी ताकत तो बस कोई मॉन्स्टर लेवल वॉरियर के पास ही हो सकती है। उस मिस्टीरियस फिगर ने सीधा अरीना पर लैंड किया, इतनी जोर से कि पूरा प्लेटफॉर्म हिल गया। धूल छटते ही पता चला वोंग टोंग टोंग अब भी शॉक में थी, और तभी स्विंगल एक जोरदार किक उसके चेहरे पर पड़ी और वो सीधा स्टेज के बाहर अनकॉन्शियस जा गिरी। यही ने देखा और कैजुअली बोला, बच गया, वरना अगले साल फिर आना पड़ता। होस्ट चिल्लाया, विनर यही ने हल्की सी हंसी में कहा, बस इतना ही? ये तो बहुत इजी था। इस नज़ारे से ऑडियंस पागल हो गई। क्या ताकत है यार, सिर्फ एक किक में अपोनेंट ढेर। जिस अंदाज में वो आया पूरी तरह हेवनली किक था। यही तो लिटरली एक वन किक मैन निकला। उसी समय सिस्टम स्क्रीन पर उसके नए स्टैट्स आए। ओवरऑल फिजिक 226, कंपैटिबिलिटी 20%। फिर यही ने गर्व से कहा, थैंक यू कैप्टन लिन, ब्लड जेड फ्रूट ने मेरी बॉडी को पूरी तरह बदल दिया। इसी वजह से मुझे आने में देर हो गई थी, लेकिन अब असली परफॉर्मेंस शुरू होगी। उसके बाद यही ने लगातार 3 और मैच खेले, तीनों में एक ही किक, 3 जीत, कोई हेजिटेशन नहीं। ऑडियंस चिल्ला रही थी, यही वन किक मैन, होस्ट ने अनाउंस किया। एनसीटी फर्स्ट हाई स्कूल से यही 3 लगातार जीत के साथ तीसरे राउंड में प्रवेश करता है। इसे स्टैंड्स में भीड़ जमा हो गई थी। लोग यही से कांटेक्ट मांगने लगे, कुछ अपने कॉलेजेस रिकमेंड कर रहे थे। तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, यही क्या आपकी कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी है? जैसे ही रिपोर्टर ने सवाल पूछा, यही की आंखों में एक चमक आई और उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, सॉरी, मेरा एम है होंगडू यूनिवर्सिटी। ये सुनते ही जो भी लोग उसके आसपास खड़े थे एकदम से गायब हो गए, जिसे देख यही ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या हुआ, तुम लोगों को यकीन नहीं हुआ? खैर, मैं ब्लेम नहीं कर सकता। होंगडू यूनिवर्सिटी शिया कंट्री की सबसे टॉप मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जो पूरे वर्ल्ड की टॉप 5 में गिनी जाती है। एक ऐसा होली प्लेस जहां सिर्फ एलीट वॉरियर्स जाते हैं। एनसीटी जैसे शहरों से वहां पहुंचना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, वॉरियर्स की पहचान उनकी ताकत से होती है, और जब मैं टॉप स्कोरर बनूंगा तब देखेंगे सब। उसी वक्त 2 एग्जामिनरों ने यही की परफॉर्मेंस नोट की और उसके पास आकर बोले कि तुम्हारा मार्शल आर्टिस्ट लेवल फिर से टेस्ट करना होगा। स्कैनर से जांच करते ही एग्जामिनर हैरान रह गए। सिर्फ आधे महीने पहले ये लड़का लेवल 3 का मार्शल डिसाइपल था और अब ये लेवल 9 पर पहुंच गया। फिर आगे जोड़ा कि जांच करने पर उन्हें पता चला था कि यही ने स्कूल के बाद कई बार ईटीयर सीक्रेट रियम्स में जाना शुरू कर दिया था। तो उससे पूछा गया, इतने डेंजरस जगहों पर एग्ज़ाम से पहले क्यों गए? यही ने कैजुअली जवाब दिया, खुद को संभालने के लिए। मेरे पापा ने मरने से पहले एक मैसेज छोड़ा था कि अगर आम इंसान से ऊपर जाना है तो इंसान होना छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं सीक्रेट रियम्स में जा रहा हूँ, लड़ रहा हूँ और अपने जेनेटिक लॉक्स तोड़ रहा हूँ। एग्जामिनर ये सुनकर एकदम फ्रीज हो गया। क्या सच में जेनेटिक लॉक तोड़ा? ये सीरियस है? और तुरंत रिपोर्ट करने के लिए निकल गए। अब यही को लगने लगा कि वो अब एक इम्पॉर्टेंट निगरानी का टारगेट बन गया है। फिर घर जाकर जैसे उसने अपने फ़ोन पर लाइव स्ट्रीम देखी, जिसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेंट करने वाले स्टूडेंट के माता पिता से और दोस्तों से इंटरव्यू लिया जा रहा था, जिनमें वह उनका हौसला बढ़ा रहे थे। इसे देखते हुए उसने उदासी में कहा, लेकिन कोई नहीं है जो मेरे लिए चीयर कर सके। मैं एक ऑर्फन ही हूँ जिसके लिए कोई चीयर नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, उसके टीचर उसके लिए चीयर कर रहे थे। टूर्नामेंट के अगले दिन वो फिर से अरीना में उतरा। इस बार उसका अपोनेंट था लू शुआन, एनसीटी के नंबर 3 मिडिल स्कूल से, जो कि लेवल 8 का मार्शल डिसाइपल था, दूसरी टीयर के रेयर मॉन्स्टर के ब्लड लाइन के साथ, और उसके दोनों पेरेंट्स भी वॉरियर थे। जबकि यही ने बोर्डम से उसकी तरफ देखा और हाथ से इशारा किया, पहला मूव तू कर। लूशुआन को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया, तो गुस्से में आकर उसने तुरंत अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट की और अपनी मार्शल स्किल डैशिंग लाइटनिंग क्लॉ इस्तेमाल की, जिससे उसका हार्ट एक सुपर कार की तरह धड़क रहा था। हर स्टेप पर उसकी स्पीड बढ़ रही थी और उसके क्लॉज हवा को चीरते हुए यही की गर्दन की ओर बढ़े, इतने तेज कि एक सोनिक बूम तक सुनाई दी। ये हमला अगर लगता तो एक लेवल 9 का वॉरियर भी खत्म हो जाता,
लेकिन लू शुआन की सोच से उलट यही ने उसके हाथ को बिल्कुल आसानी से पकड़ लिया और हल्के से बोला, एनर्जी तो है पर उस टकले की चार्ज के आसपास भी नहीं है। फिर बिना समय गंवाए यही ने एक ज़बरदस्त पाम स्ट्राइक लू शुआन के सिर पर मारी, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। फिर यही ने मन से देखा और घमंड से बोला, कोई ढंग का कंटेस्टेंट है भी या नहीं, जबकि होस्ट ने तुरंत अनाउंस किया, एक और जीत सिर्फ एक बार में, और इस बार यही ने सीड कंटेस्टेंट लू शुआन को हराया। इसे दर्जनों हाई स्पीड कैमरास यही पर फोकस हो गईं। हर एंगल से उसके शॉट्स लाइव स्ट्रीम में आ रहे थे। पूरा ब्रॉडकास्ट बज़ कर रहा था। व्यूअर्स कमेंट्स से भर गए थे। लू शुआन तो इतना खतरनाक लग रहा था और एक पल में ज़मीन पर पड़ा है। यही की स्ट्रेंथ बाकी कैंडिडेट से कहीं ऊपर है। मार्शल आर्ट से भरे इस ज़माने में यही की ओवरवेलमिंग पावर ने हर देखने वाले के अंदर जोश भर दिया। छू जाओ जो दूर से मैच देख रहा था कि उसने देखा कि लू शुआन को मेडिक्स उठाकर ले जा रहे हैं। उसकी आंखों में तेज डिटर्मिनेशन आ गया। उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोला, जैसा मैंने सोचा था तू ही है जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। फाइनल्स में तुझे हरा कर दिखाऊंगा। जबकि इसी बीच होंगडू यूनिवर्सिटी के एडमिशन हेड ने यही की परफॉर्मेंस देखकर तुरंत डिमांड किया, आधे घंटे के अंदर इस लड़के की पूरी जानकारी चाहिए। यही का मैच खत्म होते ही दूसरे ग्रुप का क्वालिफायर मैच शुरू हो चुका था। ये मैच और भी ज़्यादा इंटेंस था क्योंकि इस बार दोनों कम्पिटिटर्स थीं टॉप टियर ब्यूटीज़, जिनकी सोशल मीडिया पर मैसिव फॉलोइंग थी। इनमें से एक थी काई शावलिंग, सिटी सेकंड हाई से, छोटे कद वाली लेकिन सुपर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। उसके लॉन्ग गोल्डन पिगटेल्स हवा में लहराए और उसने अपनी ओपोनेंट लू चिंगजू को एक टीजिंग नज़रों से देखा और बोली, तुम्हारे जैसे एक्सप्रेशनलेस रोबोट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन लू चिंगजू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी झुककर नमस्ते किया। चेहरे पर एक भी भाव नहीं, जैसे कि उसने काई शावलिंग को सीरियसली लिया ही नहीं। तभी रेफरी की सीटी बजी और मैच शुरू हो गया। काई शावलिंग मार्शल डिसाइपल के लेवल 9 की ऑरा के साथ एकदम सामने आ गई और एक ज़बरदस्त किक लू चिंगजू की गर्दन की तरफ मारी। उसके इरादे साफ थे, उसे ज़मीन पर गिराना। लेकिन लू चिंगजू फिर भी हिली तक नहीं, बस अपनी हथेलियां हल्के से हिलाईं और हवा अचानक थिक हो गई, जैसे कोई जादुई दलदल बन गया हो। जब काई शावलिंग की किक उस थिक हवा से टकराई तो उसे लगा जैसे उसका पैर मिलिट्री ग्रेड स्टील नहीं बल्कि सॉफ्ट कॉटन में धंस रहा हो। इस टेक्निक के चलते हाई स्पीड कैमरास तक को काई शावलिंग के पैर का मोशन स्लो लग रहा था। हर फ्रेम कोइन में उसकी स्पीड विजिबली गिर रही थी। जबकि काई शावलिंग लू चिंगजू के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर और भड़क गई। उसने अपना मार्शल एनर्जी पूरे शरीर पर क्लोक कर लिया ताकि हवा से कोई रेजिस्टेंस ना हो और एक ब्लड शेडो बनकर फिर से हमला किया। जैसे ही काई शावलिंग ने लू चिंगजू के चारों ओर घूमते हुए सही मौका तलाशा, फिर उसने अचानक एक तेज पाम स्ट्राइक मारी उसकी कमर की तरफ। लेकिन जैसे ही उसका हाथ पहुंचने वाला था, लू चिंगजू ने उसे रोक दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि ये सब एक उसका ट्रैप था। इसलिए उसने फौरन हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त हवा में ज़बरदस्त सक्शन पैदा हुआ जिसने उसके हाथ को वहीं जकड़ लिया। लू चिंगजू ने पहली बार कदम बढ़ाया, उसकी पतली उंगलियां बाहर आईं और अब वो जेड जैसी चमक रही थी। लिव स्ट्रीम पर जो वॉरियर स्पेक्टेटर्स देख रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो प्राइमोडियल कियोस फिंगर है, स्विंग शीन हुआंग मार्शल टेक्निक, मुएन शेटपी का सबसे आइकॉनिक मूव। एक स्टूडेंट जो अभी हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देने वाली है, उसका शेन हुआंग टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लेना किसी मिरेकल से कम नहीं था। ऐसी मार्शल टैलेंट को तो किसी एग्जाम की ज़रूरत ही नहीं। इस अकेले स्किल से उसे सीधे होंगडू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, ऐसा होस्ट चिल्लाया। काई शावलिंग जो सबसे करीब खड़ी थी, वो साफ महसूस कर सकती थी कि इस स्किल की एनर्जी कितनी डरावनी है। अगर अब उसने अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल नहीं किया तो ये उसका आखिरी मौका होगा। इसलिए बिना समय गंवाए उसने अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट की, शैडो टाइगर किंग, जिसे एक जोरदार शॉकवेव उसके शरीर से निकली जिसने आसपास की हवा तक को चीर दिया। लेकिन लू चिंगजू ने ये फोर्स झेलने की कोशिश नहीं की। उसने बस ज़मीन पर एक हल्की सी टैप की और उसका शरीर एकदम ग्रेसफुल तरीके से दर्जनों मीटर दूर सरक डिस्टेंस बना लिया, जिसे देख स्टैंड्स में बैठे एग्जामिनर्स ने अपनी सांसें रोक लीं। किंग लेवल ब्लड लाइन
शैडो टाइगर किंग जैसी ताकतवर ब्लड लाइन को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। इस लड़की का फ्यूचर वाकई लिमिटलेस है, लेकिन इस अवेकनिंग ने काय शावलिंग के शरीर पर भारी दबाव डाला। उसने गर्म सांसें छोड़ी और मुश्किल से बोल पाई, अब तुम भी अपनी नेदर फिनिक्स की ब्लड लाइन एक्टिवेट करो। लू चिंगजू, जो अब तक मोस्टली चुप थी, बैटल शुरू होने के बाद पहली बार बोली, इतना काफ़ी है। इसे सुनकर शावलिंग पूरी तरह से गुस्से में आ गई। क्या तुम समझती हो कि एक वॉरियर से कम कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता? उसका शरीर अब एक असली टाइगर की तरह मूव कर रहा था। उसकी ब्लड एनर्जी एक तूफान में बदल चुकी थी। उसके हाथ हवा चीरते हुए सीधे लू चिंगजू की तरफ बढ़े, जबकि लू चिंगजू ने बड़ी एलिगेंस से उस ब्रूटल स्ट्राइक को अब्सॉर्ब करना शुरू किया। उसके हाथों की हरकतें पियानो बजाने जैसी थीं और उसकी मार्शल टेक्निक की इनविजिबल थ्रेड्स धीरे धीरे काय शावलिंग की ताकत को शून्य में बदल रही थीं। अटैक फेल होते ही काय शावलिंग ने अपने इमेंस ब्लड एनर्जी से वो इनविजिबल थ्रेड्स को डिस्पेल कर दिया और फिर मिड एयर से एक और किक मारी, जिसे लू चिंगजू ने तुरंत दोबारा एक्टिवेट किया, प्राइमोर्डियल फिंगर। फिर जेड की तरह चमकती उसकी उंगली की नोक काय शावलिंग की फियर्स किक से टकराई और दोनों टेक्निक्स का जोरदार टकराव हुआ, जिससे उनकी फीट के नीचे की स्पेशली मेड अरीना टूटकर चकनाचूर हो गई। अरीना धूल के गुबार से भर गया। हजारों दर्शक सांस रोककर इंतजार कर रहे थे कि आखिरी विजेता कौन होगा। जैसे ही धूल हटी, काय शावलिंग सबसे पहले नजर आई, जिसके पूरे शरीर पर धूल लगी हुई थी। वो लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चली और फिर अचानक एग्जॉस्शन से जमीन पर गिर पड़ी, जबकि लू चिंगजू अब भी खड़ी थी, एक एथेरियल फेरी की तरह। उसके बाल थोड़े बिखरे थे, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई खरोंच, न कोई थकावट, बस शांत, कंपोज्ड और बिल्कुल प्राचीन सी एलिगेंस। उसने सिर्फ अपनी मार्शल स्किल्स से काय शावलिंग को पूरी तरह डोमिनेट कर दिया, जिसके पास न सिर्फ लेवल 9 के मार्शल डिसाइपल की ताकत थी, बल्कि एक किंग लेवल ब्लड लाइन भी। लू चिंगजू का ये धमाकेदार प्रदर्शन लाइव ब्रॉडकास्ट में एकदम छा गया। देखकर हैरान थे उसकी ताकत देखकर। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो पूरे एन सिटी की टॉप स्कोरर है, तो कुछ ने ये लीक किया कि लू चिंगजू ने नेदर फिनिक्स की 4th टियर की ब्लड लाइन अवेकन कर ली है। एक ऐसी रेयर टैलेंट जो शायद ही किसी वॉरियर के लिए हरा पाना मुमकिन हो। उसकी बैटल के बाद बाकी मैचेस भी भले ही एंटरटेनिंग थे, लेकिन उनकी चमक अब थोड़ी फीकी लग रही थी। कई राउंड्स के एलिमिनेशन के बाद फाइनल 8 चुन लिए गए। अब फाइनल 8 की लड़ाइयों का समय आ गया था। यही सबसे पहले आया लॉर्ड ड्रॉ के लिए और उसने ड्रॉ किया ए। तभी 1-2 मीटर लंबा मस्कुलर जायंट यही की तरफ देखता है और अपना ड्रॉ दिखाता है। ए भी, लगता है हमारी टक्कर पक्की है, उसने कहा। उसका नाम था शेन गुआन, किन फेंक प्राइवेट हाई से। फिर उसने सिर हिलाकर खुद को इंट्रोड्यूस किया। शेन गुआन बोला, हमारी फाइट सेकंड मैच है, तो तब तक पहले मैच को देखते हैं। फिर उसने ऊपर लगे बिग स्क्रीन की ओर इशारा किया। पहला मैच था लू शी, किन फेंग प्राइवेट हाई से और छू झाव अनचेंग सिटी के फर्स्ट हाई से, जिसे देखते हुए शेन गुआन कैजुअली यही से बात करने लगा। लू शी बड़ा टैलेंटेड है, साथ ही रिपीट स्टूडेंट भी है, जो इस बार सीधे होंगडू यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है। उसने अपनी ब्लड लाइन पर बहुत अच्छी मास्टरी पाई है, लेकिन फिर भी उसका मुकाबला छू झाव से नहीं हो सकता। वो हाँ, छू झाव तो तुम्हारे ही स्कूल का है, अनचेंग सिटी के फर्स्ट हाई से, तो तुम उसे ज़रूर जानते होगे। उसी वक्त होस्ट ने माइक उठाया और ऐलान किया, टॉप 8 क्वालिफायर्स का पहला मैच खत्म हुआ। अनचेंग सिटी के फर्स्ट हाई का छू झाव जीत चुका है। ये सुनते ही किन फेंक प्राइवेट हाई के प्रिंसिपल का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में बोला, साला पहले ही राउंड में हार गए। फिर यही ने शान गुआन से पूछा, लूशी तेरे मुकाबले कैसा है? इसका शेन गुआन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं मार्शल आर्ट्स प्रेसिडेंट हूँ अपने स्कूल का, लेवल 3 का वॉरियर। फिर कॉन्फिडेंट अंदाज में बोला, मेरे दोनों टीममेट्स मिलके भी मुझसे नहीं जीत सकते। फिर अचानक उसने अपनी नज़र यही की तरफ मोड़ी और गंभीर लहजे में बोला, पर सच कहूँ तो इस एग्ज़ाम में तू ही मेरा सबसे बड़ा राइवल है। मेरा सेंस काफ़ी शार्प है। मुझे महसूस होता है कि तू एक सोता हुआ ज्वालामुखी है जिसके अंदर एक जानवर छुपा है। चल अब हमारी बारी है। इतना कहकर यही और शेन गुआन साथ में इरीना की तरफ बढ़ने लगे। भीड़ जोश में चिल्ला रही थी और तभी होस्ट ने जोर से ऐलान किया, टॉप 8 का सेकंड मैच अब शुरू होने जा रहा है। शेन गुआन जो किन फेंग प्राइवेट हाई से है और यही जो अनचेंग फर्स्ट सीनियर हाई से है। फिर होस्ट ने पूरे जोश में अनाउंस किया, जो भी आज का चैंपियन बनेगा उसे मिलेगा एक बहुत ख़ास इनाम। ये इनाम सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा पास है जो तुम्हें शिया कंट्री के टॉप मार्शल स्कूल्स में सीधे दाखिला दिला सकता है।
इतना कहते ही दूसरी फाइट शुरू हो गई। यही बनाम शेन गुआन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। पंचेस की बौछार चल रही थी और कुछ ही देर में शेन गुआन को समझ आ गया कि सामने वाला लड़का मामूली नहीं है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से उसके नाक से खून बहने लगा। ये बंदा असली में ताकतवर है। फिर तुरंत अपनी मार्शल एनर्जी का इस्तेमाल कर एक एनर्जी शील्ड बना लिया ताकि वो यही के रेडिएशन जैसे हमलों से खुद को बचा सके। शेन को अब पूरा यकीन हो चुका था, ये लड़का मॉन्स्टर है, इससे मजाक नहीं किया जा सकता। अब जब यही ने अपनी ताकत दिखाई थी तो शेन ने भी अपनी ब्लड लाइन की असली शक्ति दिखाने की ठानी। उसने अपनी मार्शल आर्ट को पूरी ताकत पर ले जाकर एक इल्यूजरी से को समन किया जो सीधा यही की ओर बढ़ा। यही को सिर्फ एक तेज फ्लैश ऑफ लाइट दिखी और अगले ही पल वो पहली बार किसी दूर के हमले से हिट हो गया। होस्ट भी ये देख हैरान था। यही जिसे लोग वन किक मैन कहते थे, पहली बार किसी के पंच से घायल हुआ है। उसके मुंह से खून निकला और वो पीछे की ओर गिरा। मगर शेन का हमला यहीं नहीं रुका। शेन ने दूसरी मार्शल आर्ट स्किल यूज की, गोरिल्ला समन टेक्निक, और उसका पंच यहीं पर सीधे फिट बैठा। यही को समझ आ गया कि अगर इसमें पकड़ा गया तो गेम ओवर, क्योंकि इसमें वो अपनी मार्शल एनर्जी उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए उसने तुरंत एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक लगाया जिसने कुछ पंचेस को तो रोका, लेकिन पूरी तरह नहीं। शेन की इस चाल को समझते हुए यही ने देखा कि वो अपनी पूरी मार्शल एनर्जी झोंक चुका है, मतलब हर पंच दोगुनी ताकत से आ रहा है। अब तक यही सिर्फ ऐसे लोगों से लड़ा था जिन्हें असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि शेन उनसे बिल्कुल अलग था। तो उसे लगा कि अगर अभी दूरी नहीं बनाई तो मुश्किल हो सकती है। मगर शेन ने और एक मार्शल आर्ट यूज करके उसे पीछे से पकड़ लिया और रियर नक्ड चौक लगा दी। शेन बोला, तू जो भी सोच रहा था सब सही था। मैं मेरी मार्शल एनर्जी को तेरे अंदर इंजेक्ट कर तुम्हें अपनी मार्शल स्किल्स यूज नहीं करने दूंगा। फिर शेन ने यही को जमीन से ऊपर उछाला और टाइगर मार्शल आर्ट एक्टिवेट कर दी। फिर उसने ईगल मार्शल आर्ट भी यूज की और हवा में जोरदार छलांग लगाकर यही की तरफ पिछली जैसी स्पीड में बढ़ा। फिर उसे मुक्का मारते हुए बोला, तू मुझसे कभी नहीं जीत सकता। हालांकि यही ने हाथों को आगे कर उसका पंच ब्लॉक किया। फिर भी वो जोरदार झटके से सीधे जमीन पर आ गिरा, जिससे पूरा एरिना धूल से ढक गया, जिसमें शेन जोरों से हंसकर जीत की खुशी मनाने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से अब सब खत्म हो चुका था। डॉक्टर्स तक स्टेज पर दौड़ने लगे। उन्हें लगा कि अब तो यही हार चुका है और इस फाइट का विनर तो शेन ही होगा। लेकिन तभी धुएं के बीच से हमारा हीरो फिर से एंट्री लेता है। उसका अंदाज बेहद तगड़ा और अचानक था। जैसे ही वो सामने आया, शेन ने एक खतरनाक ऑरा को महसूस किया जो किसी भी आम इंसान के लिए डरावना था। यही भी खुद हैरान था, क्योंकि शेन की ताकत ने उसे पहली बार एरेना में ब्लड लाइन अवेकनिंग को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर किया था। तो उसने खुद माना कि तुम पहले इंसान हो जिसने मेरा ई फॉर्म देखा है। ये देख होस्ट चौंक गया और बोला कि शेन ने एक मैजिकल बीस्ट की इनकारनेशन कर ली है। ये किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए अल्टीमेट टैलेंट माना जाता है और जिसने ये कर दिखाया है उसे तो होंगडू यूनिवर्सिटी में बिना एग्जाम के एंट्री मिल सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा अंचेंग जैसे छोटे इलाके से लू चिंगजू के साथ एक और जीनियस सामने आया है। जबकि इस बीच शेन गुआन के चेहरे से डर के मारे पसीना छूट रहा था। इतनी भयानक एनर्जी, ये इंसान है या राक्षस? तो दूसरी तरफ मॉनिटर रूम में जिसने भी स्टूडेंट की ताकत को जांचने के लिए स्पेशल हेडसेट लगाए थे, और जैसे ही यही के आंकड़े सामने आते हैं सबके होश उड़ जाते हैं। यही का न्यूक्लियर रेडिएशन लेवल 999 इन्फिनिटी। तो एग्जामिनर्स ये रेडिएशन लीक ना हो इसलिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट कर देते हैं। जबकि इसे अनजान दर्शक हैरान और खुश दोनों थे, क्योंकि हमारे हीरो ने अभी अभी एक नई और ताकतवर ब्लड लाइन अवेकन की थी। लेकिन तभी शेन की नाक से फिर से खून बहने लगता है, जिसे उसे ये समझ आ जाता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स अब यही के बराबर नहीं रही। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपनी मार्शल आर्ट को एक बार फिर एक्टिवेट करता है, इस बार और भी ज्यादा ताकत के साथ। उसका आखिरी मकसद यही को हराकर मार्शल आर्ट्स स्कूल में दाखिला पाना था। इसलिए वो पूरे जोश में आगे बढ़ता है और यही भी एटॉमिक फिस्ट तैयार करता है जो शेन की मार्शल आर्ट को ब्लॉक कर सके। जैसे ही वो करीब आता है वो सीधा शेन की ओर फेंक देता है। कुछ मिनट बाद जब सीन क्लियर होता है तो दिखता है कि शेन का हाथ लगभग तबाह हो चुका है। अब वो लड़ाई जारी नहीं रख सकता। लेकिन दूसरी ओर यही बिल्कुल सामने खड़ा है और उसकी प्रेजेंस किसी किंग से कम नहीं लगती। वो कहता है, शेन तुम अब तक के सबसे बेहतरीन फाइटर हो, लेकिन अफसोस
तुम भी इस लड़ाई का अंजाम नहीं बदल पाओगे। इसे देखते हुए होस्ट ने कमेंट किया। आज की दूसरी टॉप 8 की फाइट में एक और धमाका हुआ है। इस फाइट में एक थर्ड ऑर्डर किंग लेवल ब्लड लाइन सामने आया और उसके सामने था एक अनजान मैजिकल पीस टाइप ब्लड लाइन, जो कि बहुत ही रेयर लगता है। वहीं शेन खुद सोचने लगा, यही का ब्लड लाइन अवेकन होने के बाद उसकी ताकत अब लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल हो चुकी है। मैं अब अपनी मार्शल एनर्जी को दबा भी नहीं पा रहा, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं, अब तो सिर्फ आगे बढ़ना है। पर तभी हमारा हीरो यही कहता है, भटक मत, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। फिर यही आगे बढ़ता है और शेन पर तेज और लगातार हमले शुरू कर देता है, लेकिन शेन हर एक अटैक को ब्लॉक करता है और यही को थोड़ा पीछे धकेलने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। अब उसने पकड़ तो लिया, लेकिन उसे गिरा नहीं पाया, तो वो उसके पीछे जाकर एक पुरानी टेक्निक्स का यूज़ करता है, हिस्टोरिकल एलिफेंट्स फुट। ज़मीन पर ऐसा ज़ोरदार स्टेप मारता है कि पूरी एरिया डैमेज हो जाती है। शेन फिर थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन जितना डैमेज उसने सोचा था, यही पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। यही बस खड़ा था, शांत और स्थिर, जैसे उसने कुछ महसूस ही ना किया हो। अब बारी थी यही की। वो अपना पैर ज़मीन से निकालता है और पूरी स्पीड से शेन की ओर बढ़ता है, हाथ में फुल पावर लेकर। लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, शेन अचानक घुटनों पर गिर जाता है। इसे यही चौंक जाता है, जबकि शेन कहता है, मैं सच में हैरान हूँ तेरी ताकत से, मैं अब और नहीं लड़ सकता। ऐसा कर वो लड़ाई छोड़ने का ऐलान कर देता है। इसे यही को गुस्सा आ जाता है, इतने टाइम बाद कोई सही ओपोनेंट मिला था, अब जब मैं असली ताकत दिखाना चाहता हूँ तो तू हार मान रहा है। वो पूरी तरह डिस्करेज्ड हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन नियम के अनुसार अगर एक फाइटर सरेंडर कर देता है तो दूसरा उस पर अटैक नहीं कर सकता। इसका मतलब था यही ने फिर से एक और जीत अपने नाम कर ली थी और एक बार फिर यही की जीत दर्ज हो गई, एक और तूफानी मुकाबले के साथ, जिसे पूरा स्टेडियम एक बार फिर गूंज उठा। लोगों की आवाज़ें सिर्फ एक नाम पुकार रही थीं, यही। यही एक उसकी जीत सोशल मीडिया पर भी छा गई। मीम्स की बाढ़ आ गई। एक मीम में शेन गुआन को मैच से पहले एक कॉन्फिडेंट वॉरियर दिखाया गया, फिर वही शेन गुआन मैच के बाद घुटनों पर गिरा हुआ, थका हुआ और हार मानते हुए सॉरी ब्रो ऐसा दिखाया गया। इस बीच यही के लिए फ़ैन क्लब्स बनने लगे, जिनमें उसके हर मूव, हर जीत, हर फाइट को फॉलो किया जा रहा था। कुछ लोग तो अपने क्लब्स को इतना बड़ा बना रहे थे कि यही को लेजेंड बना दे। लेकिन शेन गुआन का कोच गुस्से से फट पड़ा। उसने शेन की ओर इशारा कर कहा, तू हार मान गया? मैंने तुझ पर इतना पैसा खर्च किया, अब तू कॉलेज में भी नहीं जाएगा? लेकिन शेन गुआन ने शांत होकर कहा, मैं वो पंच झेल ही नहीं सकता था, हार मानना बेहतर था, वरना मेरा शरीर जवाब दे देता। यही एक मॉन्स्टर है, एक फ्यूचर वॉरियर। लेकिन आपकी अकादमी ने मुझ पर जो उदारता दिखाई है, जिसके लिए मैं आपको धीरे धीरे करके रिपे कर दूंगा, लेकिन आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। मैं एक वॉरियर हूँ जो आपसे ताकतवर हूँ। उसके इन आखिरी शब्दों को सुनते ही कोच के डर के मारे पसीने छूट जाते हैं और वह ठीक है कह देता है। थोड़े वक्त बाद बाकी मैचेस भी हुए और 4 टॉप विनर्स का नाम फाइनल हुआ। सबसे ऊपर नाम था यही का। इसे उसके स्कूल के प्रिंसिपल बहुत खुश थे, तो उन्होंने यही के टीचर को प्रमोट कर दिया, जिसे वो बहुत खुश हुए। ड्रॉ फिर से शुरू हुआ। यही ने हाथ डालकर एक बॉल निकाली, फिर से ए, और सामने वाले कंटेंडर ने भी ए निकाला। अब मुकाबला तय हो गया। यही बनाम लू चिंगजू। फैन क्लब्स में फिर से जोश भर गया। सब बोल रहे थे, इस बार तो सीधा कॉलेज की सीट पक्की। लेकिन कुछ लोगों ने चेताया, लू चिंगजू कोई मामूली नहीं है, वो मार्शल आर्ट्स की गॉडेस है। जबकि यही को शेन गुआन को हराने के लिए अपनी ब्लड लाइन ज़बरदस्ती एक्टिवेट करनी पड़ी थी। शायद यही को भी इस बार काफ़ी तकलीफ उठानी पड़े। यही ने अपना गॉडजिला मोड एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन लोग कहने लगे कि लू चिंगजू एक लेवल 4 ब्लड लाइन जीनियस है और ऐसे लोगों से जीतना आसान नहीं होता। अब सबकी नज़रें सिर्फ एक चीज़ पर थीं, क्या यही इस फाइट में भी जीत हासिल करेगा या उसे पहली बार हार का सामना करना पड़ेगा। अब वापसी करते हैं सेमीफाइनल की उस तगड़ी फाइट पर। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। बीच में खड़े थे हमारे दोनों फाइटर्स, यही एंड लू चिंगजू, आमने सामने। उन दोनों के बीच में खड़ा था जज, जो ये डिसाइड करने वाला था कि कौन पहले अटैक करेगा। थोड़ी बातचीत और माहौल बनाने के बाद जज ने हाथ नीचे किया। फाइट स्टार्ट। जैसे ही फाइट शुरू होती है, यही बिना वक्त गवाए अपनी वेपर टेक्निक यूज़ करता है, जिससे चारों तरफ धुआं और मिस्ट फैल जाती है, जिससे पूरे इरना में एक रहस्यमयी माहौल बन जाता है। दूसरी तरफ लू इन स्मोक्स को हटाने की कोशिश करती है। शायद वो उन्हें क्लियर करके अपने सामने देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो एक भयानक और विशाल ऑरा को महसूस करती है, जो यही से आ रही थी। ये चीज़ उसे भी डरा देती है, जैसे पहले शेन गुआन डर गया था यही की ताकत देखकर।
इसी मोमेंट पर लू पूछती है, क्या तुम सच में मुझे रोक पाओगे? उसकी नज़रों में उम्मीद है कि यही उसके मूव्स को संभाल पाएगा, क्योंकि अब वो भी सीरियस हो चुका। कमेंट में हार्ट ज़रूर छोड़ देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।